नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग। आज का हमारा शिक्षण बिंदु है जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य द्वारा एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं हैं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। गाय में होने वाले इस मुंह के रोग को मुंह पका रोग भी कहते हैं तथा खुर में होने वाले इस रोग को खुर पका कहते हैं। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आती है। रसायन का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण किया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। नींबू पौधे में होने वाला रोग है नींबू कैंकर। इसका सूक्ष्म जीव है जीवाणु और संचरण का माध्यम है वायु। गेहूँ में होने वाला रोग है गेहूँ की रस्ट। इसका सूक्ष्म जीव है कवक और इसके संचरण का माध्यम वायु एवं बीज है। भिंडी का पित्त रोग, यह वायरस द्वारा जनित रोग है और इसके संचरण का माध्यम कीट है। खाद्य विषाक्तन यानी कि फूड पॉइजनिंग। बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन यानी कि उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। पहेली को आश्चर्य हुआ, भोजन विष कैसे बन सकता है। हाँ, उसे यह आश्चर्य होना वाजिब था क्योंकि उसे पहले कभी पता ही नहीं था कि दूषित भोजन करने से भोजन में विष उत्पन्न हो सकता है, यानी कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन होता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं तथा संदूषित भोजन करने से बचें। खाद्य परिरक्षण। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार करते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में परिवर्तन आ जाता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। अब वह भ्रमित है कि ऐसा क्यों होता है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करते हैं जिसका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। सूक्ष्म जीव
वो के बचाव का उपाय करना चाहिए। रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। इन्हें परिरक्षक कहते हैं, यानी कि नमक और खाद्य तेल परिरक्षक का कार्य करते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये दो रसायन हैं जिनका उपयोग सामान्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है तथा स्नैक्स बनाने में इन रसायनों का उपयोग किया जाता है ताकि इन्हें संदूषित होने से बचाया जा सके। नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। सब्जियां, फल, मछली एवं मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गर्म एवं ठंडे करना। किसी वस्तु को गर्म करके अथवा बहुत अधिक ठंडा करके भी सूक्ष्म जीवों से, हानिकारक सूक्ष्म जीवों से संदूषित होने से बचाया जा सकता है। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है राइजोबियम जीवाणु के बारे में। राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधे यानी कि दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक हैं। राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम तथा मटर में एक सहजीवता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, यानी कि बिजली की कड़कड़ाहट। परंतु हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है, तो यह कैसे संभव है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। उससे पहले हम देखते हैं लेग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथिकाएं। ये देखिए, इन ग्रंथिकाओं में गुलिकाएं हैं, जिनके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी जीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन,
पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। पौधों द्वारा पुनः उनका उपयोग किया जाता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चला जाता है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। इस नाइट्रोजन चक्र को हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का यौगिक इसे पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, फिर पौधा जंतु द्वारा खाया जाता है। जब जंतु उत्सर्जन क्रिया द्वारा या जंतु की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट वह पुनः मिट्टी में मिलता है। मिट्टी से जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में यहाँ पर परिवर्तन होना, फिर यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन वायुमंडल में चली जाती है। तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि बिजली की कड़कड़ाहट के द्वारा यह पुनः मिट्टी में मिल जाती है। इसका एक और तरीका है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, यानी कि नीले हरे शैवाल जिसे हम काई का नाम देते हैं, वह भी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है। जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन करना तथा पुनः उसका मिट्टी में मिलना, यह एक नाइट्रोजन का पूरा चक्र बनता है। इस अध्याय में प्रमुख रूप से हमने जिन वैज्ञानिक शब्दों का उपयोग किया है वे हैं शैवाल, प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, जीवाणु, वाहक, संक्रामक रोग, किण्वन, कवक, लैक्टोबैसिलस, सूक्ष्मजीव, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पाश्चुरीकरण, रोगजनक, परिरक्षण, प्रोटोजोआ, राइजोबियम, टीका या वैक्सीन, विषाणु, यीस्ट यानी कि खमीर। शैवाल, नीले हरे शैवाल जिन्हें हम काई कहते हैं। प्रतिजैविक, ऐसा जीव जो स्वयं में अपने आप को जीवित रख सके। प्रतिरक्षी यानी कि बाहर से या किसी अन्य माध्यम द्वारा बाहर के रोगों से अपनी रक्षा कर सके। जीवाणु सूक्ष्म जीव है। वाहक यानी कि संचरण का माध्यम, संक्रामक रोग या जो छूने से फैले। किण्वन, कवक, लैक्टोबैसिलस, ये सब सूक्ष्म जीवों के नाम हैं। नाइट्रोजन चक्र अभी मैंने बताया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन का स्थिर होना। पाश्चुरीकरण, यह एक खाद्य परिरक्षण की विधि है। रोगजनक यानी रोग का कारक। प्रोटोजोआ, राइजोबियम, ये सूक्ष्म जीवों के प्रकार हैं। टीका यानी कि किसी बीमारी या रोग का टीका जिसे लगाने से वह बीमारी दूर हो जाए या हो ही नहीं। विषाणु
यह भी एक सूक्ष्मजीव है तथा रोग का कारण यीस्ट खमीर। भैया बहनों, अब आपको इन बिंदुओं को बड़े ध्यान से पढ़ना है तथा इनमें कई प्रश्नों, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे, जैसे कि रिक्त स्थान, सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है, नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, अल्कोहल का उत्पादन किस सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है, हैजा किसके द्वारा होता है। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए हमने पूरे पाठ को पढ़ा है तथा इन आपने क्या सीखा वाले बिंदुओं में आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। इन अभ्यास प्रश्नों को वीडियो सुनने के बाद अच्छे से अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। धन्यवाद।